गिलगिट बाल्टिस्तान का सौदा कर सकता है पाकिस्तान। अमेरिकी गुस्से के बाद भी भारत दे रहा रूस को जीवन दान, क्या एहसान चुकाएंगे पुतिन? दोस्तों, चीन के कर्ज तले दबा पाकिस्तान दिनों दिन आर्थिक बदहाली के दलदल में फंसता जा रहा है। अब इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए वो कश्मीर के अवैध कब्जे वाला गिलगिट बाल्टिस्तान चीन को सौंप सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत के तनाव गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है। ऐसा करने से पाकिस्तान को चीन का लोन चुका देने में कुछ राहत तो मिल सकती है, लेकिन अमेरिका इस हरकत से नाखुश हो सकता है, जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से मिलने वाली मदद पर भी मुश्किलें आ सकती है। वहीं चीन, जो दक्षिण एशिया में अपना दबदबा बढ़ाने के मौके ढूंढ रहा है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर ही चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर गुजरता है। एक्सपर्ट के मुताबिक गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका आने वाले समय में टकराव के नए स्थान के रूप में उभर सकता है। हालांकि ये इलाका हथियाना चीन के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय विरोध के साथ साथ गिलगिट बाल्टिस्तान में रहने वाले लोग इसके खिलाफ सड़क पर उतर सकते हैं। पहले से ही सीपैक को लेकर वहां के लोग नाराज चल रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में सरकार ने पहले से ही लोकल प्रशासन को कम ताकतें दे रखी है। गिलगिट बाल्टिस्तान में लोग रोजगार, बिजली, शिक्षा जैसी जरूरी सेवाएं न मिल पाने की वजह से परेशान हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुल 9% आत्महत्याएं इसी इलाके में होती है। वहीं दूसरी ओर पिछले साल के अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि वो चीन को गिलगिट बाल्टिस्तान का कब्जा करने दे। अमेरिकी नेता बॉब लांसिया के मुताबिक अगर गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका भारत में होता या एक स्वतंत्र देश होता तो अमेरिका चीन को करारा जवाब देने में सक्षम होता। अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में हथियार पहुंचाने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहती है। दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के बाद ही यूरोप और अमेरिका समेत आधी से ज्यादा दुनिया के लिए अछूत बन चुके रूस के साथ ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत कर क्या भारत रूस को जीवन दान दे रहा है? और क्या रूसी राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री के इस रिस्क के बदले में आसान चुकाएंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अमेरिका लगातार कई तरह से भारत को चेतावनी दे रहा है और पिछले 18 महीने से अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत नहीं भेजा है। फिर भी भारत चीन के साथ रूस के लिए विश्व मंच प्रदान कर रहा है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने की घोषणा की थी और उसके बाद ये पहला मौका है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी वैश्विक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों के प्रमुखों के साथ मंच साझा करेंगे। पुतिन के लिए ये एक स्वागत योग्य तस्वीर पेश कर सकता है। चीन के शी जिनपिंग, भारत के नरेंद्र मोदी, ब्राजील के जायर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा के साथ व्लादिमीर पुतिन का मंच साझा करना एक बड़ा संकेत है कि प्रतिबंधों और विरोधों के बाद भी रूस अकेला नहीं है। चीन और रूस अपने संबंधों में कोई सीमा नहीं है और ब्रिक्स नेताओं में से किसी ने भी रूस की एक मुक्त निंदा नहीं की है जिससे पश्चिमी देशों की भौहें चली हुई हो। ब्रिक्स के बारे में ये कहावत काफी प्रसिद्ध है कि ये संगठन बेमेल विचारधारा वाले देशों का समूह है और इसके सदस्य देशों के बीच भी भारी अविश्वास है, खासकर भारत और चीन के बीच। वहीं चीन और रूस के बीच मजबूत होते संबंध ने भारत के मन में भी रूस को लेकर दुविधा पैदा कर दी है। लेकिन ब्रिक्स समूह के द्वारा अपने 14वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को आगे बढ़ाने का फैसला वैश्विक व्यवस्था पर ब्रिक्स देशों के दृष्टिकोण को दर्शाता है और यूक्रेन के मुद्दे पर पश्चिमी देशों से एक अलग विचार को प्रस्तुत करता है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के एक वरिष्ठ साथी सुशांत सिंह ने CNN से बात करते हुए कहा, हम कुछ बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नेतृत्व पुतिन के साथ दिखेगा, भले ही वो केवल एक आभासी मंच पर ही क्यों न हो। सुशांत सिंह कहते हैं कि तथ्य यह है कि विश्व के एक बड़े मंच पर पुतिन का स्वागत होगा और वह अछूत नहीं है और उन्हें वैश्विक समुदाय से बाहर नहीं किया गया है। इसकी पुष्टि होगी। ये हर साल होता है और अभी भी हो रहा है। ये पुतिन के लिए सरप्लस है, जबकि देश ये तर्क दे रहे हैं कि रूस को शामिल करना बेहतर नहीं है। वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कुछ दिनों बाद दुनिया की अग्रणी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यानी G20 शिखर सम्मेलन और G7 शिखर सम्मेलन की बैठक होने वाली है, जो रूसी आक्रमण के खिलाफ अपनी आवाज को और भी ज्यादा आक्रामक करेगा। और भारत के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन दोनों शिखर सम्मेलन में भारत को भी शामिल होना है। पीएम मोदी G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी की यात्रा करेंगे। जून 2020 में गालवन घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हो चुका है और दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। वहीं ब्रिक्स सम्मेलन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट CPR सिंह ने CNN से बात करते हुए कहा, एक और ब्रिक्स भारत के लिए चीन के साथ किसी प्रकार के जुड़ाव सुनिश्चित करने का एक तरीका रहा है। पश्चिमी देशों की नाराजगी मोल लेकर भी भारत रूस के साथ ग्लोबल मंच शेयर करेगा और ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के कदम पर पूरी दुनिया की नजर होगी। लेकिन भारत में एक भावना ये भी बनी है कि रूस की मदद कर भारत अपना कर्ज चुका है और पीएम मोदी भी पुतिन की दोस्ती की खातिर भी ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। लिहाजा भारत इस बात की उम्मीद कर रहा है कि भारत और चीन के बीच के तनाव में रूस अगर भारत का साथ नहीं भी दे तो वो उसी तरीके से तटस्थ रहे जैसा भारत यूक्रेन युद्ध के समय रहा है। ऐसे में सवाल यही है, क्या पुतिन भारत का ये एहसान चुकाएंगे? दोस्तों, यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच रूस और नाटो देश के बीच अब सीधे तनाव बढ़ता दिख रहा है।
नाटो सदस्य देश लिथुआनिया को धमकी देने के बाद अब रूस का लड़ाकू हेलीकॉप्टर पहली बार एस्टोनिया की सीमा में घुसा है। यही नहीं, रूस ने एस्टोनिया की सीमा के पास चल रहे अपने युद्धाभ्यास में हर दिन मिसाइल हमले का अभ्यास भी किया है। रूस ने ये कदम ऐसे समय पर उठाए हैं जब नाटो देशों का बड़ा शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। एस्टोनिया और लिथुआनिया दोनों ही देश नाटो के सदस्य हैं और रूस से इनकी सीमा लगती है। रूस के इस ताजा कदमों से बाल्टिक इलाके में तनाव काफी बढ़ गया है। एस्टोनिया के रक्षा मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी कुस्ती सलम ने कहा, ये धमकी की तस्वीर है। हम कैसे रूसी धमकी को देखते हैं, जितना ये अभी है इतना पहले कभी नहीं था। रूस ने ये आक्रामक कदम ऐसे समय पर उठाया है जब 30 सदस्यीय नाटो के राष्ट्राध्यक्ष स्पेन के मैड्रिड शहर में बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में ये देश रूस के यूक्रेन पर हमले को देखते हुए अपने बचाव के लिए नाटो में मूलभूत बदलाव की योजना को पेश करेंगे। एस्टोनिया ने कहा उसने रूस के राजदूत को तलब किया है ताकि रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर की घुसपैठ का विरोध दर्ज कराया जा सके। ये रूसी हेलीकॉप्टर बिना अनुमति के शनिवार को एस्टोनिया के हवाई इलाके में घुस गया था और करीब 2 मिनट तक बना रहा था। ये घटना एस्टोनिया के दक्षिण कोइदुला इलाके में रूस के पेस्कॉव शहर के पास स्थित है। बताया जा रहा है कि एक और रूसी हेलीकॉप्टर एस्टोनिया की सीमा के बिल्कुल पास से गुजरा था। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लतविया तीनों ही रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये देश रूस से अलग हो गए थे। इसके बाद साल 1940 में सोवियत संघ ने फिर से इन तीनों देशों पर कब्जा कर लिया। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये तीनों देश फिर से अलग हो गए। इससे पहले रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोले ने धमकी दी थी रूस के कालिनग्राड क्षेत्र में लिथुआनिया की परिवहन नाकाबंदी पर मॉस्को की जवाबी कार्रवाई से लिथुआनिया नागरिक गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। निकोले ने मंगलवार को कालिनग्राड की यात्रा के दौरान संवाददाताओं से कहा, बेशक रूस शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का जवाब देगा, उचित उपाय किए जा रहे हैं और निकट भविष्य में इसका परिणाम देखा जाएगा। कालिनग्राड पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित एक छोटा रूसी क्षेत्र है। शनिवार को लिथुआनिया के राष्ट्रीय रेलवे ऑपरेटर यूरोपीय आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए क्षेत्र और रूस के बाकी हिस्सों के बीच स्वीकृत माल के प्रवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इस कदम को अवैध बताया है और लिथुआनियाई राजदूत को तलब किया है। इस बीच पुतिन ने कहा, रूस की नवीनतम सरमत परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल 2022 के अंत तक तैनात की जाएगी। पुतिन ने मंगलवार को कहा कि हमने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। योजना के अनुसार इस तरह की पहली प्रणाली साल के अंत में युद्धक ड्यूटी में प्रवेश करेगी। सरमत का परीक्षण अप्रैल में किया गया था। मिसाइल पुराने वेवोडा सिस्टम की जगह लेगी, जिसे नाटो रिपोर्टिंग नाम SS-18 शैतान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।